सुसु मत करो। यू वांट मार? हाँ? गुरुजी, तू साइंटिस्ट है, यानी कि तेरे नाम के 400 पेटेंट्स हैं। मैं शादी के बाद अपना सरनेम नहीं चेंज करूंगी। मतलब तू चतुर का वांगड़ू है? हाँ। यानी कि जापानीज तुझे ढूंढ रहे हैं। I don't like वांगड़ू। I think so। यार एक बार बता, तू साइंटिस्ट है या टीचर? साइंटिस्ट हूँ लेकिन बच्चों भी पढ़ाता हूँ। मतलब तू द फुनसुक वांगड़ू है? हाँ पापा। ये थी रियल लाइफ। इस मूवी को हम सभी ने देखा और सुपर हिट बना दिया। आज देश का बच्चा भी इस मूवी की स्क्रिप्ट बता सकता है, इसके डायलॉग्स बोल सकता है क्योंकि उसे याद है। लेकिन ये जो आमिर खान का कैरेक्टर है रेंचो का, फुनसुक वांगड़ू का, क्या हम इसे जानते हैं? क्या हमें पता है कि रियल लाइफ में किससे इंस्पायर्ड है? तो ये इंस्पायर्ड है मिस्टर सोनम वांगचुक सर से, वही सोनम वांगचुक जो 21 दिनों तक लगातार भूख हड़ताल पर बैठे रहे और 21वें दिन उन्होंने गांधी जी के सबसे लंबे 21 दिन के भूख हड़ताल की बराबरी भी कर ली। और जिले दोस्तों, ये आज मेरा 5वां दिन है sitting on my 12th day of climate fast today. The temperatures are -10 degrees. You can see the glass of water by my side. Skies are clear, and here with me are roughly 300 people sitting on fast. Good morning friends. Today I begin the 16th day of my climate fast. Well, I've been surviving on just water and some salt. Good morning world. Today it's my 19th day of climate fast beginning now. This is Sonam Wangchuk connecting with you from Ladakh in the Indian Himalayas. गांधी जी की मांगों को भी 21वें दिन मान लिया गया था, लेकिन सोनम वांगचुक और तमाम लद्दाख की मांगों को अभी तक माना नहीं गया है। An education reformer has ended his hunger strike to press for statehood for Ladakh and the protection of the fragile Himalayan ecology. तो क्या ये मामला सुलझ गया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोनम वांगचुक पहले ही बता चुके थे कि फर्स्ट फेज ऑफ स्ट्राइक 21 दिनों की रहेगी। 21 दिन के बाद महिलाएं प्रोटेस्ट करेंगी, महिलाओं के बाद यूथ आएगा प्रोटेस्ट करने, यूथ के बाद बौद्ध भिक्षु आएंगे प्रोटेस्ट करने, और फिर इसके बाद अगर जरूरत पड़ी, अगर सरकार ने फिर भी मांगों को नहीं माना, तो सोनम वांगचुक फिर से भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। और ये सर्कल ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि सरकार द्वारा लद्दाख के लोगों की पूरी मांगों को नहीं मान लिया जाता। आप इनसे ही सुन लीजिए, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज मेरे पहले चरण का अंत है, मगर ये अनशन अभी खत्म नहीं होगा। मेरे बाद महिलाएं कल से 10 दिन का अनशन रख रहे हैं और सैकड़ों महिलाएं यहाँ पर होंगी। फिर उसके बाद युवा अपना अनशन रखेंगे और उसके बाद भिक्षु, जो बुद्धिस्ट भिक्षु है, वो रखेंगे। उसके बाद बड़े बूढ़े रखेंगे, फिर दोबारा से महिलाएं, और शायद उस समय तक मैं फिर वापस आऊँ फिर अनशन रखने के लिए। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। मतलब अभी स्ट्राइक खत्म नहीं हुई है और लद्दाख के लोग शायद इसे खत्म करने के मूड में है भी नहीं। अब ये जान लेते हैं कि आखिर देश का सबसे चहेता इंजीनियर, एनवायरमेंटलिस्ट, एक्टिविस्ट इतने दिनों से इतनी ऊंचाई पर इतनी ठंड में भूख हड़ताल पर क्यों बैठा है। कोई तो बात जरूर रही होगी, जानते हैं आखिर मसला क्या है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है निखिल अहिरवार। स्वागत है आप सभी का काम की बात के एक और एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं लद्दाख के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं सोनम वांगचुक के बारे में। अगर आप अपने देश से जरा भी प्यार करते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपको याद ही होगा धारा 370 का हटना, कश्मीर का 2 राज्यों में टूट जाना, ये सब वहीं से शुरू हुआ। धारा 370 को कमजोर करके वहां के विशेष अधिकारों को छीन लिया गया और कश्मीर को 2 राज्यों में बांट दिया गया। पहला राज्य बना जम्मू और कश्मीर, दूसरा राज्य बना लेह और लद्दाख। अब ये एक दूसरे से किस प्रकार से अलग है ये जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर को दिल्ली की तर्ज पर, दिल्ली की तरह यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया। मतलब वहां के लोग विधायक चुन सकेंगे, वहां पर अलग विधानसभा क्षेत्र होंगे, वहां के लोग अपना मुख्यमंत्री चुन सकेंगे, विधायक अपनी बातों को विधानसभा में रखेंगे और पूरा कानून अपने राज्य के लिए बना सकते हैं।
लेकिन इसका उलट लेह और लद्दाख को चंडीगढ़ की तर्ज पर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा डायरेक्टली रूल किया जाएगा। मतलब दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में एक क्षेत्र ऐसा भी है जहां पर लोगों को वोट देने का अधिकार भी नहीं होगा। वो अपना प्रतिनिधि नहीं चुन पाएंगे जो अपनी बातों को विधानसभा में रखे और उस पर कानून बनाए। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि लद्दाख की और सोनम वांगचुक की मुख्य मांगे कौन कौन सी, उनकी डिमांड्स क्या हैं? मिलनी 3-4 मांगे हैं जो लद्दाख के लोग सोनम वांगचुक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कर रहे हैं। पहली डेमोक्रेसी, दूसरी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तीसरी 6th शेड्यूल और चौथी है नेचर कंजर्वेशन। इन्हीं मांगों को लेकर लद्दाख की लगभग 10% से भी ज्यादा जनसंख्या सड़कों पर उतर चुकी है और प्रोटेस्ट करने के लिए बाधित हो चुकी है। इन्हीं मांगों को लेकर सोनम वांगचुक पिछले 21 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। पूरे देश से करोड़ों लोग इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया और बीजेपी की दोगली सरकार, बहरी सरकार इन आंदोलनों को नजरअंदाज करे जा रही है। अब थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि डिमांड्स कहती क्या हैं और इनसे होगा क्या। पहली डिमांड है डेमोक्रेसी। लद्दाख में भी विधानसभा का गठन किया जाए, वहां के लोगों को वोट देने का मौलिक अधिकार प्रदान किया जाए। वहां के लोगों का कहना है कि हमें भी अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना है जो विधानसभा में हमारी बात रख सके, राज्य के लिए ऐसे कानून बना सके जो राज्य की सुरक्षा में हो, इस एरिया की सुरक्षा में हो, हमारे समुदाय की सुरक्षा में हो। अभी प्रेजेंट का देखें तो लद्दाख में ना तो विधानसभा है और ना ही राज्यसभा में उनका रिप्रेजेंटेशन। लद्दाख के पास केवल एक MP है जो उसकी बातों को लोकसभा में बता सकता है, लेकिन लद्दाख के लोगों का कहना है कि ये एक MP भी बाहर से आता है और इनकी बातों को सही से कन्वे नहीं कर पाता। इसे लगभग 3 साल तो लग जाते हैं लद्दाख के डेमोग्राफी को समझने में ही, और बाकी बचे 2 साल भी यूं ही निकल जाते हैं। सोनम वांगचुक और पूरा लद्दाख स्टेटहुड की तरह वोट देने का मौलिक अधिकार मांग रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर जब एक हुआ करते थे तो लद्दाख के पास भी 4 विधानसभा सीटें हुआ करती थी। ये विधायक लद्दाख की बातों को विधानसभा में रख पाते थे। दूसरी मांग है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। लद्दाख के लोगों को जॉब दिलाने के लिए, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करने के लिए वहां के लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन गठित की जाए। मतलब जिस प्रकार MPPSC होता है, BPSC होता है, उसी प्रकार लद्दाख में भी एक पब्लिक कमीशन की स्थापना की जाए जिससे वहाँ के लोगों को, वहाँ के यूथ को जॉब मिल सके, गवर्नमेंट में उनका भी योगदान बन सके। नेक्स्ट डिमांड है 6th शेड्यूल की आर्टिकल 244 के अंतर्गत। बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में कई बार वादा कर चुकी है, कई बार वचन दे चुकी है कि लद्दाख को भी 6th शेड्यूल में शामिल कर दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या? भारत के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन चारों राज्यों में ट्राइबल एरियाज में 6th शेड्यूल लागू है। मतलब वहां के ट्राइबल लोग अपने हिसाब से जल, जंगल, जमीन के लिए कानून बना पाएंगे और इस कानून में गवर्नमेंट का कोई भी दखल नहीं होगा। लद्दाख के लोग भी मांग कर रहे हैं कि हमारे लद्दाख में 6th शेड्यूल लागू कर दिया जाए, क्योंकि लद्दाख की पॉपुलेशन का लगभग 90% भाग ST कम्युनिटी में आता है। लद्दाख की डेमोग्राफी अलग है, वहाँ के लोग अलग है, वहाँ का कल्चर अलग है। इसलिए लद्दाख के लोग मांग कर रहे हैं कि हमको भी 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए। इसके पीछे कुछ तर्क भी दिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार लद्दाख को उतने अच्छे से नहीं जानती जितने अच्छे से लद्दाख के लोकल लोगों से जानते हैं। लद्दाख में केंद्र सरकार द्वारा बिना सोचे समझे माइनिंग, टूरिज्म और सोकल्ड विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे लद्दाख की इको सेंसिटिव जोन को खतरा महसूस हो रहा है। 6th शेड्यूल से ये होगा कि वहां के लोकल लोगों के हाथ में पूरी की पूरी सत्ता आ जाएगी, उनको हक आ जाएंगे कि वो जल, जंगल, जमीन के लिए कानून बना सके। अब नेक्स्ट बात आती है कि इसमें सरकार का क्या फायदा है और क्या नुकसान है। जब से धारा 370 हटी है तब से लद्दाख के विशेषाधिकार खत्म हो चुके हैं। लद्दाख में 2019 के बाद से ही कई सारी कंपनीज आने लगी जो टूरिज्म को बढ़ावा देती हैं। ये कंपनीज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना देती हैं। कई सारी माइनिंग कंपनीज आई जो लद्दाख के चरवाहों की जमीनों पर माइनिंग करना शुरू कर देती हैं, जिससे चरवाहों की जमीन खत्म होती जा रही है। लेकिन इसमें सरकार को क्या मिला? सरकार को मिला मोटा पैसा और अच्छा खासा मुनाफा। इसलिए सरकार नहीं चाहती कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए। केंद्र सरकार के भी अपने अलग तथ्य हैं, अपने अलग तर्क हैं। लद्दाख की सीमा POK और चाइना की सीमा से मिलती है, इसलिए
सुरक्षा की दृष्टि से लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन ऐसा है तो जम्मू कश्मीर की सीमा भी तो पाकिस्तान से लगती हैं और वहां भी विधानसभा है ना। असम और मेघालय, उनकी सीमा भी दूसरे देशों से लगती है, लेकिन वहां भी 6 शेड्यूल है ना, तो यहाँ क्यों नहीं। एक तरफ तो आप बोलते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, और आप वचन देते हैं कि हम लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल करेंगे और उसके बाद अपने वचन को तोड़ देते हैं। ऐसा क्यों? अमित शाह जी से संदेश मैं अभी देख रहा था, उनके एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि वो जैन नहीं हैं, वो हिंदू वैष्णव हैं। वैष्णव हिंदू क्या होते हैं? वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान न आने रे। तो वो लद्दाख के लोगों के इस सच्चे दुख और दर्द को समझें तो वो वैष्णव हैं। और दूसरा, मोदी जी भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं, मगर भगवान राम के आदर्श क्या हैं? उनके आदर्श रामचरितमानस में रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए है मोदी जी से कि वो इन्हीं आदर्शों पर लद्दाख को जो वचन दिए और जिस वचन के सहारे उन्होंने 2 चुनाव भारी बहुमत से जीते, उस वचन को वो जरूर रखेंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि सोनम वांगचुक क्या करेंगे। भूख हड़ताल के बाद सोनम वांगचुक ने एक चेतावनी सरकार को दे दी है। वो 7 मार्च 2024 को हजारों समर्थकों के साथ बॉर्डर मार्च करने वाले हैं। मतलब वो चाइना बॉर्डर की ओर जाएंगे और दिखाएंगे लोगों को कि चाइना ने कितने किलोमीटर भारत की सीमाओं में कब्जा कर लिया है। वो माइनिंग एरियाज में जाएंगे और दिखाएंगे लोगों को कि किस प्रकार से लद्दाख को खोखला बनाया जा रहा है। उन्होंने सरकार को सीधे तौर पर कह दिया है कि अपनी जेलों को साफ करके रख लें, खाली करके रख लें, क्योंकि हम लोग जेल भरने के लिए बिल्कुल ही तैयार बैठे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सोनम वांगचुक को पिछली साल जनवरी 2023 में हाउस अरेस्ट कर लिया गया था 5 दिनों के लिए, क्योंकि उन्होंने आंदोलन करने की चेतावनी दी थी। अब इस बार भी ऐसा होता है क्या, ये देखने वाली बात है। अब आप फर्क देखो रियल लाइफ में और रियल लाइफ में। मूवी जिसे हमने इतना प्यार दिया, आमिर खान, पूरी कास्ट को हमने प्यार दिया, उस पूरी कास्ट ने एक शब्द भी अभी तक सोनम वांगचुक के लिए नहीं बोला है। देश की जनता जो रियल लाइफ को देखकर, मूवी को देखकर रोने लगती है, हंसने लगती है, ऑल इज वेल कहने लगती है, आज वही जनता सोनम वांगचुक को ऑल इज वेल नहीं कह पा रही है, उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। कई लोग तो उनको गालियां भी दे रहे हैं। क्यों भाई, क्या गलत कर रहे हैं वो? क्या अपने हकों की लड़ाई लड़ना गलत है? क्या नेक्स्ट जनरेशन के लिए एनवायरनमेंट को बचाने का प्रयास गलत है? नेक्स्ट जनरेशन शुद्ध हवा महसूस कर पाए, बर्फ से घिरी पहाड़ियां देख पाए, नदियों में बहते साफ जल को देख पाए, थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड को सुरक्षित देख पाए, क्या ये सब गलत है? क्या इन सब के बारे में सोचना गलत है? अगर आप भी चाहते हैं कि देश दुनिया से पेड़ पौधे, जल जंगल, जानवर, जमीन, ये सभी चीजें सुरक्षित रहें, तो इस प्रोटेस्ट को थोड़ा समर्थन दीजिए। वैसे तो हम अपने घरों से निकलकर लद्दाख नहीं जा सकते, लेकिन लद्दाख से रिलेटेड हर वीडियो को, सोनम वांगचुक के आंदोलनों से रिलेटेड हर वीडियो को शेयर करके उनको सपोर्ट दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, सोनम सर को आप सपोर्ट करते हैं, लद्दाख के प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हैं, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।